गुड मॉर्निंग सभी को। कल कैसे नहीं आए थे? आए थे? नहीं, आप नहीं आए थे कल। आए थे? अच्छा, ठीक ठीक, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, देखो आज हम लोग, ये कौन सा महल है किसी को पता है? ये हवा महल है ना, जो राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पुरानी क्लास देखे थे? नहीं आए थे तो कल वाली। ठीक है, तो थोड़ा सा ना फास्ट फॉरवर्ड वे में लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दिन में एक राज्य अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है ना, नहीं तो फिर राज्य परिचय महीनों चलता रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में लेके चलेंगे। तो ये है हवा महल, बेसिकली जयपुर में स्थित है ना। तो राजस्थान के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राज्य परिचय के अंतर्गत। और आप सभी को पता है कि राज्य परिचय हम लोग 3 डायमेंशन में कवर करते हैं। ठीक है, राजनीतिक हो गया, भौगोलिक हो गया, सामाजिक, है ना। तो राजनीतिक के अंतर्गत जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन राज्य से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या डिस्कस करते हैं राजनीतिक के अंतर्गत? राज्य गठन, ये सारे 6 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करें राज्य का गठन कब हुआ। तो 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ये मैंने कल बता दिया था। ये मैप है, याद है नाम किसी को? ठीक है, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, और ये 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश का मैप है 1956 का। ठीक है, ये तो ये कल की क्लास में हमने जान लिया था। तो 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान का गठन हुआ था। इसके बाद राजधानी की बात करें तो राजधानी आपको पता होगी, है ना। राजधानी है जयपुर में, है ना। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है जल महल। ठीक है, ये जल महल है जो कि जयपुर में स्थित है। ठीक है, इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जयपुर में स्थित है। हाँ, हो सकता है, हुआ था क्या शूटिंग वहाँ पे? हाँ हाँ ठीक है, तो ये जल महल का है इमेज। ठीक है, जयपुर में स्थित है। और इसके बाद हम लोग बात करें विधानमंडल में, तो विधानमंडल में हम लोग विधानसभा विधान परिषद के बारे में देखते हैं। यहाँ पे केवल एक सदन है ना, वो है विधानसभा, और सीटों की संख्या है 199। ठीक है, विधान परिषद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग संसद में बात करें, लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में है 25 सीटें और राज्यसभा में है 10 सीटें। और ये यहाँ पे नए संसद भवन में बैठते हैं। ये तो हो गया पुराना वाला, है ना। अच्छा, कल की क्लास में ना एक ठोक मिस्टेक हो गया था। जो 64 योगिनी मंदिर हम लोग देखे थे ना, तो 64 योगिनी मंदिर ना कुछ कुछ छोटे कुछ कुछ बड़े अलग अलग है। तो इस कारण से लोकेशन में शायद तक खजुराहो के अंतर्गत बता दिया था। हाँ, तो नहीं, वो 2 जगह तो बताया था, बट मिस्टेक ये हुआ था कि वो दोनों जगह पे नहीं है, वो एक्चुअल में है मुरैना के अंतर्गत आता है। जो मध्य प्रदेश का आप मैप देखेंगे 64 योगिनी मंदिर 2-3 है। ठीक है, लेकिन जो मेन है ना, जो जिसकी आकृति हम लोग देख रहे थे कि संसद भवन का जो निर्माण है, बेसिकली उसको एग्जाम्पल लेके किया गया है। ठीक है, वो मुरैना में स्थित है। बट कभी आपसे एक पूछा जाएगा तो केवल राज्य के बारे में पूछा जाएगा, तो गलत आपसे वैसे भी नहीं होता, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मुरैना, और मुरैना आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के नॉर्थ में। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट मैप देखेंगे ना, जैसे मध्य प्रदेश का गूगल में सर्च मार के, तो मुरैना आपको टॉप में मिलेगा, जो इस टाइप की संरचना टाइप का नहीं बना रहता मध्य प्रदेश का, ऊपर वाले हिस्से में उधर मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे है एक्चुअल में जो 64 योगिनी का जो मंदिर है वो। ठीक है, तो लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान में 25 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो ये जो आपको दिख रहा है संसद भवन की आकृति जैसा, है ना, ये राजस्थान का हाई कोर्ट है। ठीक है, कहाँ पे है? जोधपुर में, है ना। तो ये हाई कोर्ट का बिल्डिंग है, और इसको देखकर ऐसा लगता है कि जो भारत का संसद भवन है उसको देखकर इसका निर्माण किया गया है। तो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और लास्ट हम लोग क्या देखते हैं राजनीतिक के अंतर्गत? मुख्यमंत्री के बारे में। तो कौन है मुख्यमंत्री राजस्थान के? हाँ, मोहन यादव तो मध्य प्रदेश के हैं, भजन लाल शर्मा। ठीक है, ये ठीक है, तो भजन लाल शर्मा वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी राजनीतिक के अंतर्गत। एग्जाम में आने वाला इस डायमेंशन से तो ज़्यादा कुछ है नहीं।
जो ध्यान में रखा जा सकता है वो ये है कि जोधपुर में इसका हाई कोर्ट है ना, राजधानी है जयपुर, हाई कोर्ट है जोधपुर में, ठीक है, जो ध्यान में आपको रखना है। और इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा काम का नहीं है, विधानसभा में 199 सीटें हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, ठीक है। बाकी जयपुर के कैपिटल ये तो आप सभी को पता ही होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये मैप बेसिकली याद होना चाहिए पूरा, है ना, कौन कौन से राज्य बने थे, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बने थे। आप जो नहीं आए थे वो देखिए ना पूरा, तो इसको एक बार याद जरूर रखना, ठीक है। हो सके तो नोट्स में मैप बना लेना इसका, क्योंकि ये वाला टॉपिक हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा ये, है ना। तो ये राजनीतिक के अंतर्गत टोटल 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब आते हैं भौगोलिक पे, ठीक है। तो भौगोलिक पे बात करें, अवस्थिति की बात करते हैं सबसे पहले। भौगोलिक के अंतर्गत ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। अवस्थिति के बारे में देखते हैं, पर्वत पठार, प्रमुख नदियाँ, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं भौगोलिक डायमेंशन के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश राजस्थान के लोकेशन की अगर हम बात करें तो क्या एक लैंड लॉक्ड स्टेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ शेयर हो रही है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है भारत के, अगर देखा जाए तो, ठीक है। और इसकी जो सीमा है कितने राज्यों के साथ साझा हो रही है? एक तो हो गया यहाँ पे पंजाब, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, प्लस पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो ये 5 प्रमुख राज्य हैं, प्लस पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। और क्योंकि पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं इसलिए लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है, ठीक है। जो ध्यान में बात रखनी है वो ये देखो, क्षेत्रफल काम का नहीं है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है, बट ये काम का नहीं है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड नंबर का कौन सा है? तीसरे नंबर का, हाँ ठीक है। तो ये याद रखना सबसे बड़ा राज्य है। और जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद जो प्रमुख बात है वो है पर्वत पठार के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तार किसका है? कौन सी पर्वत श्रेणी का? अरावली का विस्तार है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ना विस्तार है, ठीक है। अरावली बेसिकली एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन मतलब वलित पर्वत, है ना। 2 प्लेट जब आपस में टकराई ना तब निर्माण हुआ अरावली का। लेकिन ये बहुत पुराने समय की बात है, कुछ इस प्रकार से 2 प्लेटें आपस में टकराई तो फिर इस प्रकार से फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ, ठीक है। ये 2 प्लेट आपस में जब टकराई ना तब, ठीक है। लेकिन ये बात कर रहे हैं हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा की। अब ये प्री कैम्ब्रियन एरा वेरा क्या है अब आप लोग को तब समझ आएगा जब सेकंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। वहाँ पे मैं डिटेल से समझाऊंगा कि जियोलॉजिकल पीरियड है, अलग अलग समय काल में अलग अलग चट्टानों का जो निर्माण हुआ है ना, आर्कियन, धारवाड़, वो सब में आप समझोगे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में बेसिकली अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। एक फोल्ड माउंटेन है, लेकिन हम लोग इसे रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं, है ना। फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है वलित पर्वत, हिंदी में कहते हैं वलित। ये 2 प्लेटें जब आपस में टकराई, फोल्ड हुई, तो ये ऊपर नीचे संरचना बनी तो ये फोल्ड हुआ, है ना। तो फोल्ड माउंटेन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वलित पर्वत। लेकिन अब इसका निर्माण काफी समय पहले हुआ है, करोड़ों साल पहले, ठीक है। अब वर्तमान में ये उस अवस्था में नहीं है जब इसका निर्माण हुआ था तब जैसी थी। ऐसा माना जाता है कि अरावली जो है ना उसकी ऊंचाई कभी हिमालय से भी ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि डेन्यूडेशन के कारण बेसिकली वेदरिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके चलते अपक्षय अपर्दन हुआ, है ना, इरोजन हुआ, हवा के चलते हो चाहे वर्षा के जल के चलते हो, तो हाइट जो है बेसिकली बहुत ज्यादा कम हो गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं। इसीलिए रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट, ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी हम मतलब जानते हैं बेसिकली। अरावली किस प्रकार की पर्वत है? तो फोल्ड माउंटेन भी है प्लस रेसिडुअल माउंटेन भी है, अवशिष्ट पर्वत भी है, ठीक है। अवशिष्ट मतलब समझ आया कि क्यों कहा जा रहा है अवशिष्ट, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में उस अवस्था में नहीं है जैसा निर्माण होता तब था, ठीक है। तो बेसिकली काफी ज्यादा अपक्षय अपर्दन हो चुका है, इरोजन हो चुका है, ठीक है, जिसके चलते जो स्वरूप है वो काफी ज्यादा परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं। अब गुजरात में यहाँ पे पालनपुर से लेकर दिल्ली तक विस्तार है इसका, अरावली का। अब अरावली के भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामकरण है, ठीक है। जैसे कि ये अरावली पर्वत श्रेणी की बात हम लोग कर रहे हैं,
एक जो प्रमुख हिल्स है अरावली के अंतर्गत वो है जालोर, और जालोर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पेन का कलर ठीक है ना, ठीक है ना कलर, तो जालोर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है, अरावली के अंतर्गत आता है ना। जालोर एक जिला भी है, थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। इसके बाद जो प्रमुख हिल्स है पहाड़ी है वो है जरगा, है ना, और जरगा, हर्षनाद, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोग को अगर याद होगा तो। पर्वत पहाड़ वाली चोटी जब हम लोग देखे थे ना प्रीलिम्स के पहले, उसे मैंने बताया था। तो जरगा हिल्स आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उदयपुर जिला आपको पता है, ठीक है, झीलों की नगरी कहा जाता है, तो उदयपुर में है जरगा हिल्स, ठीक है। तो जरगा हो गया। एक प्रमुख है हर्षनाद, हर्षनाद कहो या हर्ष कहो एक ही है ना, ठीक है, और ये आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से यहां पे सीकर जिले के अंतर्गत, ठीक है। अब वो जिला विला कभी नहीं पूछने वाला, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है राजस्थान में स्थित है, जो भी हिल्स के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नाम, प्लस ये याद रखना है कि अरावली के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, बात खत्म। जिला तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो कभी नहीं पूछने वाला, वो लोकेशन कहाँ पे है बेसिकली एग्जैक्ट। अब ये जैसे यहाँ पे हर्षनाथ है, इसको कहीं यहाँ पे ना बना दूँ, यहाँ ना बना दूँ, इसलिए जिला वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। तो जालोर हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना जरगा, और फिर हो गया हर्षनाथ, ठीक है। इसी प्रकार से एक है सुंडा, तो सुंडा हिल्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है, अरावली का ही एक हिस्सा है ये भी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अवस्थित है, ठीक है। तो सुंडा पर्वत जो है, सुंडा पहाड़ी है, कौन से राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में, ठीक है, अरावली के अंतर्गत आ रही है। एक याद रखना है मालखेत, मालखेत आपको यहीं पे मिलेगा सीकर जिले के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख पहाड़ी है ना, अरावली के अंतर्गत आ रही है, क्लियर है। इसके बाद ये वाली जो है ना मुकुंदरा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग कल की क्लास में देखे थे, है ना, मध्य प्रदेश में जिसका विस्तार है। अब विंध्याचल का जो विस्तार है, थोड़ा हिस्सा जो है वो राजस्थान में भी एक्सटेंड होता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत है ये वाला मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी है ना, वाइल्ड लाइफ वाली क्लास में देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इस वाली लोकेशन पे विस्तार है मुकुंदरा हिल्स का, ठीक है। कोटा, बूंदी, ये सब जो जिले हैं ना, वहाँ पे बेसिकली विस्तार है, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ जो राजस्थान जहाँ पे सीमा साझा कर रहे हैं, उस वाले हिस्से में मुकुंदरा हिल्स है ना। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी है एक, उसके बारे में हम लोग जब वाइल्ड लाइफ वाली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सारी चीज़ें। तो ये कुछ प्रमुख हिल्स है, ये जो है ये विंध्याचल के अंतर्गत आ रहा है, बाकी सब हम लोग देख रहे हैं वो है अरावली के अंतर्गत, क्लियर है। आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, बस इतना पूछा जा सकता है कौन से राज्य में स्थित है ये हिल्स के नाम, ना ये पूछा जाएगा अरावली के अंतर्गत आ रहा है, वो भले मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो बना दूंगा, लेकिन एग्जाम में जो जनरली आएगा वो कौन से राज्य में है, इतना ही टफ है, ठीक है। हर्षनाथ, सुंडा, ये सब है ना। आपको बुक में केवल 2 हिल्स के नाम मिल सकते हैं ज़्यादातर, एक तो हो गया जरगा और दूसरा है हर्षनाथ, ठीक है। बाकी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है तो पता रहता है, जालोर जिला है, ठीक है, मालखेत सीकर जिले के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन बुक में शायद ही मिलेगा आपको, जो बुक, उन बुक्स की बात कर रहा हूँ जो आपको मार्केट में मिलेंगी, ठीक है, क्लियर है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग जब पर्वत पठार करेंगे, जियोग्राफी कोर्स जब चालू होगा उसमें डिटेल से कवर करते चलेंगे, और ठीक है ना। अभी बेसिक चीज़ें देखते हुए चल रहे हैं, है ना। यहाँ से इतना पढ़ने के बाद आपको सिर्फ इतना कंटेंट मिल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है ना। रिविजन नहीं करोगे तो ही सिलेक्शन से रुकोगे, रिविजन कर लोगे तो फिर नहीं रुकोगे सिलेक्शन से, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख हिल्स है। इसके बाद 2 प्रमुख पठार हैं यहाँ पे। अब पठार तो कई सारे हैं, जैसे अभी ये वाला मैप है बेसिकली राजस्थान का फिजिकल मैप, इस पर थोड़ी देर में आएंगे, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक प्रमुख पठार है वो है उड़िया का पठार, है ना। उड़िया पठार देख के उड़ीसा मत मार के आ जाना, है ना, कभी एग्जाम में आ जाएगा तो। और एक आबू पठार, तो आबू, आप माउंट आबू बारे में सभी को पता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा सिरोही जिला, सबसे बेसिकली कहा जाए तो साउथ वेस्ट के हिस्से में राजस्थान के, ठीक है। ये वाला आपको दिख रहा है माउंट आबू, क्लियर दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो माउंट आबू बेसिकली जो है ना वो सिरोही जिले के अंतर्गत है, ठीक है। और माउंट आबू बेसिकली एक हिल है, आपको पता है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। तो इसी जिले के अंतर्गत, बेसिकली सिरोही जिले के अंतर्गत
एक प्रमुख पठार है और वो है, दोनों पठार यहीं पे है, आबू पठार की बात करें और उड़िया का पठार की बात करें, ठीक है, ये दोनों ही सिरोही जिले के अंतर्गत है, साउथ वेस्ट हिस्से में है राजस्थान के। कौन कौन सा? उड़िया पठार भी, आबू पठार भी, ठीक है। तो ये दो प्रमुख पठार हैं, क्लियर है। तो जालोर हिल्स हो गया, जरगा हो गया, हर्षनाद हो गया, है ना, सुंडा हो गया, और मुकुंदरा है बेसिकली विंध्याचल के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर है, ये वाली जो हिल्स है। बाकी जितने भी हम लोग हिल्स देखे हैं, पहाड़ी देखे हैं, वो अरावली के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणी है, पहाड़ हैं, जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पठार में क्या चीज? अरावली पर्वत श्रेणी जो है बेसिकली एक फोल्ड माउंटेन है। जैसे हम लोग हिमालय के बारे में देखते हैं, हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। हिमालय के बारे में हमको क्या पता है कि इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत था और यूरेशियन प्लेट से टकराया, बीच में टेथिस सागर था, ठीक है। ये जो घटना है ये नवीन घटना है, ये तो आजकल की घटना, अगर जियोग्राफी में बोलेंगे तो हाल की घटना बोलेंगे, हालांकि इसमें भी भाई करोड़ों साल हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन नवीन घटना है। जबकि अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ है ये प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ है। वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड समझाऊंगा, ठीक है। वो सब टाइम पीरियड क्या है, कितने करोड़ साल पहले निर्माण हुआ है, तो काफी पुराना है ये। किससे? हिमालय के निर्माण से, ठीक है। तो अब ये वर्तमान में उस अवस्था में नहीं है जब निर्माण हुआ था तब था जैसे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अरावली की जो ऊंचाई है हिमालय से भी ज्यादा हुआ करती थी जब इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये एक फोल्ड माउंटेन तो है क्योंकि निर्माण हुआ था प्लेटों के टकराने से। अब प्लेट जो है बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक प्लेट, कई सारे प्लेट्स है, कुछ मेजर प्लेट्स है, कुछ माइनर प्लेट्स है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स वाला जब आएगा ना उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें होता ये है कि प्लेट जो है ऐसा नहीं है कि एक तरफ दो प्लेटें टकरा रही है तो फिर ये इमेज कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं है कि दो प्लेटें जब टकरा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में टकराती जाएगी, ठीक है। वो उनका जो डायरेक्शन है बेसिकली इतने समय काल में चेंज होता है। तो अरावली का जब निर्माण हुआ प्लेटों के टकराने से, उसके बाद जो प्लेटों की गति है वो चेंज हो, मतलब प्लेटों की गति भी और दिशा भी चेंज हो गई, ठीक है। तो पहले जो है ये बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा एक जैसे हमारा अर्थ है ना, तो ये थोड़ा इमेज में अगर आपको समझाऊं तो सारे के सारे महाद्वीप एक जगह हुआ करते थे, उन्हें कहा जाता था पेंजिया, और ये पूरा महासागर वाला हिस्सा था पैंथालसा, ठीक है। बाद में इन महाद्वीपों का विभाजन हुआ, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इस प्रकार से ब्रेक हुआ, ये गया वेस्ट की ओर, ये गया ईस्ट की ओर। तो ये समझाने का मतलब ये है अलग अलग समय काल में प्लेटों की जो गति है प्लस डायरेक्शन है ट्रेवल करने का वो चेंज होते गया है, ठीक है। और ये जो है अरावली पर्वत, इसका निर्माण काफी पहले हुआ है ना। वर्तमान में जो प्लेटों की गति करने की दिशा है, अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये आज भी ट्रेवल कर रहा है नॉर्थ की ओर, आज भी टकरा रहा है यूरेशियन प्लेट से। इसी कारण हिमालय में भूकंप की घटनाएं देखी जाती है, ठीक है। तो ये वाली घटना आज चल रही है, लेकिन अरावली का जब निर्माण हुआ था तब प्लेटों की गति की जो डायरेक्शन थे कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, समझ रहे हो। तो उस समय काल में इसका निर्माण हुआ था। गुजरात से लेके दिल्ली तक विस्तार है, एक फोल्ड माउंटेन भी है और अवशिष्ट पर्वत क्यों है, क्योंकि वर्तमान में उस अवस्था में नहीं है, काफी ज्यादा अपक्षय अपर्दन हो चुका है, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है काफी ज्यादा कम हो चुकी है। सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर 1722 मीटर, है ना। तो ये है, अब समझ आया। अब अरावली पर्वत के ही कुछ अलग अलग, जैसे हम लोग हिमालय में भी देखे थे, अलग अलग क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा अलग अलग नामकरण है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत के अंतर्गत जिसके बारे में हमने जाना। जालोर है, जरगा है, हर्षनाद है, ठीक है, सुंडा है, मालखेत है, ठीक है। मुकुंदरा विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आ रहा है। और दो प्रमुख पठार है, उड़िया पठार और आबू का पठार है, ठीक है। 2 मिनट आता हूं मैं।
क्लियर है ये सब? ठीक है। अब जैसे ये वाला है फिजिकल मैप राजस्थान का, कुछ और हिल्स है ना, जिनके बारे में कभी पूछ लिया जाए तो एक तो आपको देखो कुछ इस प्रकार से विस्तार अरावली पर्वत का। ठीक है, ये जो वेस्टर्न वाला जो हिस्सा है ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार का मरुस्थल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बीच में जो है ना अरावली पर्वत है, इसी कारण से, नहीं तो ये डेजर्ट है ना ये अपना विस्तार कुछ ईस्ट की ओर भी कर लेता अगर अरावली पर्वत नहीं होता तो अरावली पर्वत बेसिकली एक दीवार की तरह काम कर रहा है। ठीक है, डेजर्ट को बढ़ने से रोक रहा है भारत के पूर्वी दिशा में। ठीक है, अगर अरावली पर्वत नहीं होता तो फिर ये जो डेजर्ट है ना, ये कुछ इस प्रकार से भी अभी भी ऐसा देखा जाता है। देखो अरावली में जो माइनिंग एक्टिविटीज है काफ़ी ज़्यादा चल रही है राजस्थान में, ठीक है, दिल्ली वाले रीजन में। ठीक है, तो इस कारण से जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, समय समय पे चिंताएं व्यक्त करते हैं। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें आएगा जो रेत के जो बेसिकली तूफान चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मरुस्थलीय एरिया है, तो वहाँ के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अब अरावली, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे इरोजन हो चुका है और माइनिंग एक्टिविटी चल रही है, तो हाइट तो ऐसे ही कम है और कम होते जा रही है, तो जो रेतीले जो तूफान है बेसिकली दिल्ली तक अपना डस्ट पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ एक तो पॉल्यूशन का लेवल आपको पता है, न्यूज़ में पढ़ते ही होगे। ठीक है, और यहाँ से डस्ट और ज़्यादा जा रहा है, उसके चलते पॉल्यूशन का स्तर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो कुछ प्रमुख बातें हुई जो आपको ध्यान में रखना है। इस मैप में हम जैसे देख सकते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट की जो लोकेशन है वेस्टर्न साइड में है ना, ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इंदिरा कैनाल के बारे में हम लोग देखे थे, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, तो इसी मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए बेसिकली सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस कैनाल का निर्माण किया गया है वेस्टर्न साइड में, है ना। इसके बाद जैसे हम लोग देखे जालोर हिल्स, कुछ यहाँ पे दिखेगा, जालोर एक जिला भी है। ये वाला जो एरिया है बेसिकली सिरोही जिले के अंतर्गत आ रहा है। माउंट आबू हिल्स की बात करें, दो प्रमुख पठार देखे, उड़िया का पठार हो गया और आबू पठार हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसे मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है, पश्चिमी जो भाग है। ठीक है, और ये वाला दक्षिण पूर्वी जो भाग है अरावली के, ठीक है, ये वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़, मारवाड़ आप लोग सुने भी होंगे, है ना, तो ये वाला रीजन है। अभी थोड़ी देर पहले मुकुंदरा हिल्स के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे आपको दिखेगा मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख भौगोलिक स्थिति है राजस्थान की। ठीक है, इसके अलावा कुछ अलग अलग आपको यहाँ पे चित्तौर हिल्स भी मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये सारे कुछ हैं, बट सब चीज़ को तो देखना नहीं है, क्योंकि अगर राजस्थान पीसीएस की तैयारी करेंगे तो कई सारे हिल्स हैं, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे काम के लिए जो है, जो ज़्यादातर आपको बुक्स में मिलेगा वो तो जरगा और हर्षनाद है, बाकी सब ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ये पॉइंट्स हैं जो न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सारी बातों के बारे में मैंने बताया। ठीक है, बाकी मेवाड़ और मारवाड़ ये सब आप सुने ही होंगे, तो आपको पता ही है, ये वाला जो रीजन है मेवाड़ का है, ये वाला मारवाड़ का है। ठीक है, तो मेवाड़ पठार या मारवाड़ पठार के बारे में कभी पूछा जाए तो वो आपसे बन जाएगा, है ना, क्लियर है। इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख नदियों के बारे में राजस्थान में प्रवाहित होने वाली। तो कौन कौन सी प्रमुख नदी है? चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? कल की क्लास में भी देखे थे। ठीक है, जाना पाव हिल्स से उद्गम होता है चंबल नदी का, है ना। तो चंबल नदी एक प्रमुख नदी है राजस्थान में प्रवाहित होने वाली। उद्गम हो रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रवाहित होती है जो मुख्यतः वो राजस्थान में। ठीक है, तो जैसे इस मैप में अगर आप देखें तो ये कुछ इस प्रकार से चंबल नदी प्रवाहित हो रही है। इसका ई में कलर चेंज करते हैं। कौन कौन से डैम है चंबल नदी पे? कल की क्लास में कौन सा बताया था? जो मध्य प्रदेश में है, एक ही तो बताया था, उसको ही भूल गए। इसमें लिखा भी हुआ है, अगर दिखेगा तो, गांधी सागर। और बांध सागर डैम कौन सी नदी पे है? सोन नदी पे। ठीक है, रिवाइज नहीं करते हो। तो चंबल नदी जिसका ओरिजिन हो रहा है जानापाव हिल्स से मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ट्रेवल की कुछ दिशा में, मतलब कुछ एरिया में, बेसिकली नॉर्थ की ओर ट्रेवल करते हुए। ठीक है, तो उसके बाद जब चंबल नदी इंटर करेगी कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में थोड़ा ट्रेवल करेगी, देन राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बॉर्डर के रूप में ट्रेवल करेगी। ठीक है, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में इंटर करेगी, यमुना में मिल जाएगी। ठीक है ना। तो देखो, एक जो प्रमुख डैम है, वैसे तो डैम वाले में बताता ही, लेकिन इसी में डिस्कस कर लेते हैं।
एक प्रमुख डैम है वो है गांधी सागर। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कल की क्लास में हम लोग देख चुके हैं। नदी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, जब इंटर की राजस्थान में तो 3 प्रमुख बांध हैं जो ध्यान में रखने हैं। एक तो है राणा प्रताप सागर, ठीक है, फिर थोड़ा जाएंगे आगे, फिर आपको मिलेगा जवाहर सागर, और फिर एक बैराज है कोटा बैराज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंबल नदी के बारे में। ठीक है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। ठीक है, ये याद रखना ही रखना है। ठीक है ना, तो प्रमुख बांध है चंबल नदी पे। तो चंबल नदी एक प्रमुख नदी है जो प्रवाहित हो रही है राजस्थान से। चंबल नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी है, जैसे एक सहायक नदी है बनास नदी, है ना। तो बनास नदी इसका उद्गम हो रहा है अरावली से, कुछ इस प्रकार से राजस्थान में प्रवाहित होते होते ये मिल जाती है चंबल में। ठीक है, तो बनास एक प्रमुख सहायक नदी है किसकी? चंबल की, है ना। एक बनास, देखो बनास नदी कई सारे हैं, नाम सेम रहता है, आपको पता है। छत्तीसगढ़ में आप पढ़ोगे बनास नदी के बारे में, नॉर्थ में। ठीक है, एक बनास नदी के बारे में गुजरात वाले राज्य में बताया था, जिसका उद्गम हो रहा है अरावली से, और वो बनासकंठा एक जिला के बारे में मैंने बताया था आपको गुजरात वाली क्लास में। ठीक है, तो वहाँ से बेसिकली प्रवाहित होते होते लिटिल रन ऑफ कच्छ में जाके मिल जाती है। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? नहीं आए थे क्या क्लास में? जो आए थे उनको याद है? ठीक है, तो वो एक अलग बनास नदी थी, और ये प्रमुख बनास नदी है जो सहायक नदी है चंबल की। ठीक है, तो ये भी प्रवाहित हो रही है राजस्थान में। जो प्रमुख नदियां हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, उसको देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रमुख बनास नदी हो गई, ये चंबल नदी हो गई। चंबल नदी की 2 प्रमुख सहायक नदी है, एक काली सिंध है जिसका उद्गम हो रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एक काली सिंध है जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सॉरी सिंध नदी जो है ना वो उसकी सहायक है, यमुना की। ठीक है, काली सिंध और पार्वती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो काली सिंध है, पार्वती है ना। उसके बाद सिंध आएगा, बेतवा आएगा, केन आएगा, वो यमुना की, है ना। तो काली सिंध और पार्वती 2 प्रमुख सहायक नदी हैं किसकी? चंबल की। उद्गम तो हो रहा है मध्य प्रदेश में, बट ये मिल रही है राजस्थान में आकर, किससे? चंबल से। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो राजस्थान में प्रवाहित हो रही है। एक और प्रमुख नदी जो है वो आपको पता है, लूनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी कहाँ पे बेसिकली अपना जल गिराती है? ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ में अपना जल गिराती है, बेसिकली दलदली भूमि है ना। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये गुजरात का है, और ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, यहाँ पे अपना जो बेसिकली जल है गिरा रही है। ठीक है, मतलब आके भूमि में ही समाहित हो जाती है। अधिकांश नदी हम जो देखेंगे सागर में अपना जल गिराती है, कभी अरब सागर में, कोई बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये सागर में अपना जल नहीं गिरा रही है, दलदली भूमि है। ठीक है, तो लूनी नदी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो प्रमुख नदियां हैं राजस्थान में प्रवाहित होने वाली, तो कौन कौन सी नदी है? चंबल नदी देखे, बनास हो गया, काली सिंध और सिंध। तो बनास, काली सिंध और सिंध किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की। ठीक है, फिर एक नदी देखे लूनी नदी, और 2 प्रमुख और जो नदियां हैं, कल की क्लास में हम लोग देखे थे माही नदी के बारे में, विंध्याचल से जिसका ओरिजिन हो रहा है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। तो ये जो नदी है ना, ये है माही नदी। ठीक है, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है माही नदी। उद्गम मध्य प्रदेश में हो रहा है, फिर इंटर की राजस्थान में। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटी, कुछ इस प्रकार से ट्रेवल हो रही है, प्रवाहित हो रही है, फिर इंटर की गुजरात में, और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख नदी है जो राजस्थान में प्रवाहित हो रही है। प्लस साबरमती नदी है ना, तो साबरमती नदी का भी उद्गम हो रहा है, अरावली हिल्स से बेसिकली उद्गम हो रहा है, और कुछ इस प्रकार से राजस्थान में उद्गम हुआ, इंटर की गुजरात में, और फिर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराएगी। ठीक है, तो साबरमती नदी हो गई और माही नदी हो गई, ये 2 प्रमुख नदियां हैं जो फिर प्रवाहित हो रही है राजस्थान में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं राजस्थान में प्रवाहित होने वाली। क्लियर है? बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, डिटेल से नदी वाला जब क्लास करेंगे ना उसमें करेंगे। ठीक है ना, ताकि एक क्लास में सारी चीजें आपको समझ में आए डिटेल से। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रमुख बांध, झील और जलप्रपात कौन कौन से हैं इस राज्य में। इमेज जो है चेंज नहीं हुआ है, वो भेड़ा घाटी लगा हुआ है कल का। ठीक है, तो देखो जो प्रमुख बांध है ना, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो चंबल नदी वाले हैं। ठीक है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया,
एक गांधी सागर हो गया जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। चंबल नदी पे जो डैम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो राजस्थान में जो स्थित है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डैम है प्रमुख, एक तो राणा प्रताप सागर, थोड़ी देर पहले देखे, ठीक है। गांधी सागर से थोड़ा आगे जैसे जाएंगे, इंटर करेंगे राजस्थान में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा राणा प्रताप सागर। देन आपको मिलेगा जवाहर सागर, चंबल नदी पे ही, और फिर एक बैराज है कोटा बैराज, ठीक है। तो ये 3 जो प्रमुख बांध है वो है चंबल नदी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद एक प्रमुख बांध है जवाई बांध, आपको याद होगा मैं क्वेश्चन कराया था इस पे प्रीलिम्स के पहले, याद है? नहीं याद है? पुरानी वीडियो देखना, ठीक है। तो जवाई बांध के बारे में याद रखना। जवाई एक नदी है, ठीक है, किसकी सहायक नदी है? लूनी की, छोटी नदी है, ठीक है। तो कभी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जवाई बांध, कई कुछ बुक्स में आपको ये लिखा देखने को मिलेगा कि जवाई बांध जो है ना वो लूनी नदी पे है, ठीक है। तो अगर जवाई नदी नहीं रहेगा ऑप्शन में तो मार्क किया जाना लूनी नदी, क्यों? क्योंकि अधिकांश बुक में आपको ये मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो डेटा इफेक्ट है वो ये है कि जवाई एक नदी है जिसपे जवाई बांध है और जवाई सहायक नदी है लूनी की, ठीक है। तो जवाई बांध के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और एक प्रमुख बांध है वो है मेजा बांध, है ना, भीलवाड़ा जिला है बेसिकली, उसके अंतर्गत आता है ये। कोठारी नदी, तो नदी वैसे पूछेगा नहीं कभी, यही क्वेश्चन आता है कि कौन से राज्य में स्थित है, तो कोठारी एक छोटी सी नदी है जहां पे बांध है मेजा बांध, है ना। तो ये प्रमुख बांध है राजस्थान के। इसी प्रकार से झीलों की बात करें तो झील के लिए तो काफी फेमस जगह है राजस्थान, ठीक है। अधिकांश जो झीलें हैं यहाँ पे खारे पानी की झीलें हैं, जो नमक का उत्पादन होता है वो मुख्य रूप से राजस्थान में होता है, ठीक है। कच्छ वाले क्षेत्र में भी काफी ज्यादा नमक का उत्पादन होता है, समुद्र तट में तो होता ही, आप सभी को पता है, ठीक है। बट राजस्थान नमक के प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। तो जो प्रमुख झीलें हैं यहाँ पे, एक तो है सांभर, ठीक है, सांभर के बारे में आप सभी को पता होगा, पवन द्वारा निर्मित झीलें हैं, ठीक है। कौन से जिले के अंतर्गत आ रही? तो जयपुर के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसी प्रकार से एक प्रमुख झील है डिडवाना, ठीक है। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एक बार आया था डिडवाना प्लस 2-3 और झीलों के नाम थे, ठीक है। डिडवाना, खट्टू भी एक शायद झील है, ठीक है। इतनी सारी झीलें हैं, सारी झीलों को यहाँ पे लिखना राज्य परिचय में सही नहीं है। जब झील वाली क्लास देखेंगे करेंगे, जब जलप्रपात बेसिकली अपवाह तंत्र वाला जब चैप्टर आएगा ना हमारा, तीसरा चौथा चैप्टर जो रहेगा जियोग्राफी में, उसमें सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। 100 से ज़्यादा झीलें मैं आपको बता दूंगा इंडिया में, ठीक है, चलेगा? कम बताऊं? ठीक है, 50 बताऊंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सांभर हो गया, डिडवाना हो गया, ये प्रमुख है। अभी 4-5 ही डिस्कस कर लेते हैं। नक्की झील, ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। माउंट आबू सिरोही जिले के अंतर्गत जो आता है वहाँ पे बेसिकली है, ठीक है। नक्की झील को ये बारे में जो हमें ध्यान में रखना है, ये सब खारे पानी की झील है ना। इसी प्रकार से एक प्रमुख झील है पंचभद्रा। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, झील का नाम दिया जाएगा, कौन सा राज्य में स्थित है, बात खत्म। इससे ज़्यादा डिटेल में कभी आता नहीं है। जो प्रमुख झील है सांभर, डिडवाना, इसके बारे में आता है, खारे पानी की झील है, ठीक है। तो इसके बारे में आ जाता है क्वेश्चन में। इसी प्रकार से एक प्रमुख झील है ढेबर, है ना। और ढेबर और जैसमंद ये बेसिकली रिपीट हो गया है, सेम है ये, ठीक है। और एक जो प्रमुख झील है वो है राजसमंद, ये बेसिकली उदयपुर जिले के अंतर्गत आ रहा है, जैसमंद जो झील है वो। और राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है, पास पास स्थित है, थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ढेबर और जैसमंद सेम है ना, ये रिपीट हो गया इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ढेबर झील, जैसमंद उसी को कहा जाता है, ठीक है। और राजसमंद, ये कुछ प्रमुख झीलें हैं राजस्थान में स्थित। और जलप्रपात की बात करें इसी प्रकार से, तो याद रखना है भीमलत, ठीक है। चूलिया जलप्रपात प्रमुख जलप्रपात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भीलबेरी जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है राजस्थान का, ठीक है, सबसे ऊंचा, सबसे अधिक ऊंचाई वाला। और इसी प्रकार से एक प्रमुख जलप्रपात है वो है दमोह, क्लियर है। तो ये कुछ प्रमुख जलप्रपात है इस राज्य में स्थित, भीमलत, चूलिया, भीलबेरी और दमोह। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भीमलत और चूलिया, ठीक है। तो भीमलत बोला मैं, भीलबेरी और चूलिया। भीलबेरी इसलिए क्योंकि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। और चूलिया एक प्रमुख जलप्रपात है इस राज्य का, जो अधिकांश बुक में आपको चूलिया के बारे में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये प्रमुख जलप्रपात है इस राज्य में। जलप्रपात वाली इमेज में लगा नहीं पाया हूँ, ये तो भेड़ाघाट वाली इमेज है हमारी कल की, ठीक है। तो ये बांध, झील और जलप्रपात है कुछ प्रमुख इस राज्य में स्थित।
इसके बाद हम लोग देखें अगर प्रमुख फसलों की, तो प्रमुख फसल है यहाँ पे बाजरा, मक्का, ठीक है। ऐसी फसलें यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होगा बेसिकली जिनको पानी की आवश्यकता कम होगी, है ना, क्योंकि वेस्टर्न वाला जो हिस्सा है अरावली के, ठीक है, वहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं डेजर्ट जो मरुस्थल है, ठीक है, तो वहाँ पे पानी तो ऑलरेडी कम है ना, तो ऐसी फसलों का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होगा। मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज क्योंकि उनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो मोटे अनाज हो गए, उनका उत्पादन राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो कुछ प्रमुख फसलों की बात करें तो बाजरा है, मक्का है, चना है, सरसों है, मूंगफली है, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं इस राज्य की, है ना। इसके बाद हम लोग देखें तो प्रमुख स्थान की बात हम लोग करते हैं भौगोलिक के अंतर्गत, ठीक है। तो कुछ प्रमुख स्थानों को देखते हुए चलते हैं इस राज्य में स्थित। जयपुर के बारे में आप सभी को पता है, कैपिटल सिटी है, पिंक सिटी भी कहा जाता है। पिंक सिटी क्यों कहते हैं इसे? ठीक है, ठीक है। तो आज भी वो जो कलाकारी है बिल्डिंग्स में, ठीक है, वो देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो कैपिटल सिटी आप सभी को पता है, ठीक है। अब जयपुर पिंक सिटी है ना, तो एक सिटी है ब्लू सिटी। राजस्थान में एक शहर है जिसे ब्लू सिटी कहा जाता है, पता है किसी को कौन सा शहर को कहा जाता है? हाँ? देख लिया क्या पीछे? एक जन तो देख लिया ना, ठीक है। तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, ठीक है। तो देखो जयपुर में हवा महल स्थित है, अभी सबसे पहले मैंने आपको इमेज दिखाया था, ठीक है। तो हवा महल के लिए भी काफ़ी फेमस है, प्लस यहाँ पे आमेर किला है, जंतर मंतर कल देखे थे ग्वालियर में, ठीक है, एक जंतर मंतर यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से बिरला मंदिर भी है यहाँ पे, ठीक है, लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित ये मंदिर है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख स्थापत्य कला की बात करें, महल हो गया, जंतर मंतर, बिरला मंदिर, ये सब जयपुर में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद उदयपुर की बात करें तो उदयपुर जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। अब जयपुर की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो जयपुर की लोकेशन भी देखते हुए चलते हैं। मैप दिख रहा है? दूर से दिख रहा होगा, मुझे यहाँ पे पास से थोड़ा दिक्कत जा रहा है। कुछ इस प्रकार से जयपुर की अवस्थिति है, ठीक है, पूरा राजस्थान का मैप है। ये वाला जो जिले हैं ना, बेसिकली गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर हो गया, जोधपुर, बाड़मेर, ये सब बेसिकली डेजर्ट वाले एरिया में है, ठीक है। इधर से फिर अरावली का विस्तार है ना, ये बेसिकली मरुस्थलीय भूमि है, बेसिकली जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट हम लोग देखे अभी थोड़ी देर पहले, उसका विस्तार है इस क्षेत्र में, प्लस पाकिस्तान में भी है थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जयपुर की अवस्थिति है। इसके बाद हम लोग देखें उदयपुर के बारे में, तो उदयपुर जो आपको लोकेशन है यहाँ पे मिलेगी देखने को। उदयपुर ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे है सिरोही, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले कई बार डिस्कस किया, माउंट आबू से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सिरोही, इस प्रकार से, ठीक है। तो उदयपुर क्यों फेमस है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है, झीलों की नगरी, कई सारी झीलें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस कारण से एक प्रमुख झील अभी देखे ढेबर झील, जिसे जैसमंद झील भी कहा जाता है, तो ये उदयपुर में स्थित है। तो कई सारी झीलें हैं यहाँ पे, है ना, तो झीलों की नगरी के रूप में फेमस है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से शहर को झीलों की नगरी या झीलों का शहर कहा जाता है, तो उदयपुर, ठीक है। इसके बाद जो प्रमुख है वो है एक सज्जनगढ़ का किला है। अब कई सारे किला आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, फोर्ट्स कई सारे हैं यहाँ पे, है ना। राजस्थान जाते भी लोग बेसिकली इसलिए क्योंकि फोर्ट्स कई सारे हैं, ठीक है। कुछ फोर्ट्स की इमेज मैंने रखे हैं जो आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक प्रमुख मंदिर है यहाँ पे, एक लिंग जी का मंदिर है, बेसिकली भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। और क्योंकि कई सारी झीलें हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस कारण से यहाँ का जो बेसिकली सीनिक जो व्यू है ना, वो इस प्रकार का हो जाता है कि इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको पता है डल झील है, वुलर झील है ना। तो झील के कारण से जो सुंदरता है, बेसिकली पहाड़ी है, झील है, ठीक है, तो उसके कारण से सुंदरता है काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो झीलों की नगरी है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। एक प्रमुख मंदिर है यहाँ पे, एक लिंग जी का मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। और ये वाला जो मंदिर है बिरला मंदिर, ये लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। इसी प्रकार से सज्जनगढ़ का किला है और झीलों का शहर तो कहा जाता है, ठीक है। एक प्रमुख शहर इसके बाद अगर देखें वो है जैसलमेर, ठीक है। पिंक सिटी हो गया, ब्लू सिटी हो गया, यह है गोल्डन सिटी,
है ना, और जैसलमेर का किला भी है यहाँ पे। अब जैसलमेर की लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है। और गोल्डन सिटी क्यों कहा जा रहा है, बताओ क्यों कहा जा रहा है गोल्डन सिटी? रेतीली भूमि है ना बेसिकली, और रेत का कलर आपको पता है, जब सनलाइट पड़ता है तो चमकता है, काफी ज्यादा शाइन करता है, ठीक है। तो बेसिकली मरुस्थल का विस्तार है यहाँ पे, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारा, थार का मरुस्थल, ठीक है, उसके चलते इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एक प्रमुख किला है यहाँ पे जैसलमेर का किला, ठीक है। तो जैसलमेर की लोकेशन कुछ इस प्रकार से, ये वाला जो हिस्सा निकला हो रहता है इंडिया के मैप में, है ना, उसको देख के जान जाना जैसलमेर वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद माउंट आबू, ठीक है, जो सिरोही जिले के अंतर्गत आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये वाला, इसमें लिखा भी हुआ है माउंट आबू, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो माउंट आबू यहाँ पे एक फेमस हिल स्टेशन है, और उस फेमस हिल स्टेशन में एक नक्की झील के बारे में हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो नक्की झील भी यहाँ पे स्थित है, प्लस दिलवाड़ा जैन मंदिर आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक प्रमुख जैन मंदिर है यहाँ पे, दिलवाड़ा जैन मंदिर और नक्की झील, ठीक है, ये माउंट आबू के तहत आ रहा है। और ये माउंट आबू जो है कौन से जिले में है, तो सिरोही जिले में है, ठीक है। अब वो जिला तो कभी पूछेगा नहीं, बट लोकेशन मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर इंपॉर्टेंट है और नक्की झील, ठीक है, इसी माउंट आबू क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है जो सिरोही जिले में है, क्लियर है। प्लस जोधपुर की बात करें तो इसे गेटवे टू थार भी कहा जाता है। ब्लू सिटी है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ब्लू सिटी इसलिए क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग्स है ना, यहाँ पे पिंक कलर है तो ब्लू कलर में, आप इमेज सर्च मानना जोधपुर के बारे में गूगल में, तो ब्लू कलर्स की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस कारण से इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगा बेसिकली राज्य है राजस्थान, कलर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो पिंक सिटी, ब्लू सिटी, गोल्डन सिटी, है ना, सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेहरानगढ़ का किला है यहाँ पे प्रमुख, देखेंगे, इसका भी इमेज मैंने लगाया आगे तो दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख स्थापत्य है जो कि स्थित है जोधपुर में, है ना। और जोधपुर के लोकेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है आपको जोधपुर, ठीक है। ठीक है, और कौन कौन से प्रमुख स्थल है, तो बीकानेर हो गया, करनी माता का मंदिर, ठीक है, करनी माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में देखेंगे अभी। प्लस बीकानेर ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और जूनागढ़ किला है यहाँ पे, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं बीकानेर की, जो आपको जैसलमेर के नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, ये वाला जो जिला है, ठीक है, बीकानेर। तो बीकानेर ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जूनागढ़ का किला है यहाँ पे, ठीक है। करनी माता का मंदिर है ना, करनी माता का मंदिर, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, अभी नहीं बताता, थोड़ी देर में ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर बताता हूँ, ठीक है। कुछ इमेज मैंने लगाया है, ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात होगी बीकानेर की। पुष्कर के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, ब्रह्मा मंदिर है, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जो भारत में है वो है पुष्कर में, ठीक है। प्लस मीराबाई मंदिर भी है और पुष्कर झील भी है यहाँ पे, ठीक है। तो पुष्कर झील के बारे में याद रख सकते हैं, यहाँ पे भी एक ऊँटों का मेला लगता है, एक ऊँट का मेला भी थोड़ी देर पहले देखे, बीकानेर ऊँट महोत्सव बेसिकली, ठीक है, जो बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। और एक जो प्रमुख है वो है विश्व प्रसिद्ध ऊँट मेला बेसिकली, ठीक है। और ऊँट जो है ना वो राजस्थान का राजकीय पशु भी है। ऊँट के अलावा एक और पशु है जिसे राजस्थान ने अपने राजकीय पशु के रूप में घोषित किया है। ऊँट को तो बाद में किया है, जो एक और उसे पहले किया है, पता है किसी को कौन सा है? नहीं पता है, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। कोई गेस कर सकता है? नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करते, लास्ट में बताऊंगा फिर, ठीक है। तो चलो, ये तो कोई बात हुई पुष्कर की। पुष्कर में जो प्रमुख स्थान कहें, स्थल की बात करें तो पुष्कर झील है, ठीक है, मीराबाई मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है जिसके बारे में आप लोग बुक में पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर भारत में जो स्थित है, विश्व प्रसिद्ध ऊँट मेले का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से भरतपुर जो है ना पक्षियों का स्वर्ग है, बेसिकली केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इसके बारे में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, भरतपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखना है, भरतपुर की लोकेशन आप देखेंगे,
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बना रहा है बेसिकली। ठीक है, तो भरतपुर या केवलादेव घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली जब क्लास देखेंगे ना, बर्ड सेंचुरी, उसमें आएगा। प्रमुख बर्ड सेंचुरी है, इसलिए पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है इसे। किसे कहा जाता है? भरतपुर। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है बेसिकली यहाँ पे। क्लियर है? तो इसी प्रकार से दो प्रमुख स्थान है, एक तो ये भानगढ़ जो आएगा अलवर में। क्यों? भानगढ़ के बारे में पता है किसी को? हाँ, ये तो लिखा ही हुआ है किला, नहीं पता है? चलो छोड़ो। राजसमंद, पहले इसको देख लेते हैं। कुंभलगढ़ किला है। ठीक है, कुंभलगढ़ का किला आपको उसके बारे में पता होगा, चीन की दीवार के बारे में। ठीक है, सबसे लंबी जो दीवार है, सेकंड नंबर की जो सबसे लंबी दीवार है वो भारत में है। पता है किसी को? हाँ, ये कुंभलगढ़ ही है। पता है किसी को? पता था पहले? नहीं पता, भारत में है लेकिन नहीं पता। हाँ, कुंभलगढ़। ठीक है, तो सबसे जो लंबी दीवार है वो है चीन की दीवार, चाइना में देखने को मिलती है पहले नंबर की। सेकंड नंबर की भारत में है। ठीक है, कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ जो किला है ना, उसकी जो दीवार है बेसिकली, अब किला बनाया जब गया है, ठीक है, तो पूरा घेरा गया चारों ओर से। ठीक है, तो वो जो दीवार है सबसे लंबी, मतलब सेकंड नंबर की सबसे लंबी दीवार है। ठीक है, कुंभलगढ़। और ये राजसमंद जिले के अंतर्गत आ रहा है। राजसमंद जिला आपको उदयपुर के पास दिखेगा। देखो, ये उदयपुर हो गया, इसके नॉर्थ में जाएंगे तो राजसमंद है। ये वाला जो जिला है बेसिकली दिख रहा है ना ग्रीन कलर में, ये राजसमंद जिला है और यहाँ पे स्थित है कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, तो कुंभलगढ़ की बात हुई है। तो इसके बात करें अलवर की। ठीक है, तो अलवर की जो लोकेशन है आपको यहाँ पे मिलेगी। ये भानगढ़ का जो किला है ना, हाँ ठीक, यही तो पूछ रहा था। तो इंडिया का जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है ना, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, वो है भानगढ़ का किला। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं और वापस नहीं आते, ऐसा कहा जाता है। गवर्नमेंट का बेसिकली ना वहाँ पे ना बोर्ड लगा है एंट्री में, शाम 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे के पहले एंट्री मना। समझे? ऐसा क्या? हाँ, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये सेम भानगढ़ का भी है, एक ऐसा ही प्लेस शिमला में भी है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी जो डेथ हो गई थी, वो घोड़े पे बैठ के आते हैं करके, एक टनल है वहाँ पे। ठीक है, तो ये भानगढ़ का किला है। ठीक है, गूगल करोगे तो आसानी से जान जाओगे, काफ़ी सारी स्टोरी इससे रिलेटेड। भारत का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। ठीक है, मोस्ट हॉन्टेड। बाकी से जैसे टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया करके देखेंगे ना, तो पहले नंबर पे भानगढ़। ठीक है, तो ये अलवर में है। अभी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो ये अलवर जिले के अंतर्गत आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, भानगढ़ का किला। हाँ ठीक है, और राजसमंद कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब जैसे कि ये तो हो गया हवा महल, कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। ठीक है, ये जो है ये जंतर मंतर है जो जयपुर में स्थित है, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जो निर्माण किया गया। एक ग्वालियर में देखे थे, टोटल 5 जंतर मंतर है। ठीक है, खगोली वेधशाला है ना। ठीक है, बेसिकली ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए, तारों का, नक्षत्र का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया। जो सवाई राजा जयसिंह थे उनको ये जो फील्ड है ब्रह्मांड वाले में, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, हाँ दिल्ली में भी है। ठीक है, सब जितने भी जंतर मंतर मतलब खगोली वेधशाला है, ब्रह्मांड का, नक्षत्र का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये प्रमुख जंतर मंतर है, जयपुर वाला जो है। ठीक है, इसके बाद ये जो कुंभलगढ़ के किले की हम बात कर रहे थे ना, ये है कुंभलगढ़ का किला। अब एक इमेज में समझ में नहीं आएगा, है ना, और कई सारी इमेज लगाऊंगा तो फिर क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपना गूगल सर्च करके देखना। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। ये बेसिकली दीवार आपको दिख रही है। ठीक है, ये सेकंड नंबर की सबसे लंबी दीवार है वर्ल्ड की। पहले नंबर की चीन की दीवार है, सेकंड नंबर कुंभलगढ़ की। ठीक है, तो ये बेसिकली कुंभलगढ़ का किला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें तो ये जो है मेहरानगढ़, जो जोधपुर के अंतर्गत देखे, मेहरानगढ़ फोर्ट है बेसिकली। ठीक है,
पूरा किला फोर्ट के लिए काफ़ी फेमस है राजस्थान जो है वो। तो ये मेहरानगढ़ का जो किला है ये जोधपुर में स्थित है ना। ये श्री राम भगवान का मंदिर भी है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, और लिखा हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारा। अब फटाफट से ना जल्दी कर लेते हैं इसको, सामाजिक वाले पर्सपेक्टिव को, ठीक है। तो सामाजिक की बात करें तो भाषा जो प्रमुख है एक तो हिंदी है, ठीक है, प्लस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, जैसे मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, ठीक है, हड़ौती है, मेवाती है, ठीक है, ये स्थानीय लैंग्वेज है। कुछ जो प्रमुख है वो तो हिंदी हो गया, ठीक है। ये याद है, हेलो है, चाओ, ठीक है, ठीक है ना। कल वाली क्लास में देखे थे, नहीं आए थे तो ये सेम है ना, ग्रीटिंग करने का बेसिकली हाय हेलो चाओ सेम है, ठीक है। तो प्रमुख भाषा जो है राजस्थान की वो है हिंदी, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, मेवाड़ी मारवाड़ी क्षेत्र हिसाब से बोली जाती है, हड़ौती है, मेवाती है, ठीक है। अब कला संस्कृति के अंतर्गत कुछ प्रमुख पर्व त्योहार के बारे में देखते हैं। प्रदर्शन कला, जिसके अंतर्गत चित्रकला भी हो सकता है, नृत्य कला भी हो सकता है, संगीत वंगीत जो भी है, ठीक है। और प्लस लास्ट में देखते हैं हम लोग मंदिर स्थापत्य कला के बारे में, ठीक है। तो देखो जो प्रमुख पर्व त्योहार है, पुष्कर मेला एक प्रमुख, ठीक है, जिसका आयोजन किया जाता है राजस्थान में। इसके अलावा गणगौर महोत्सव है ना, भगवान शिव और माँ पार्वती से रिलेटेड है ये। हम लोग मध्य प्रदेश वाली क्लास में भी देखे थे, ठीक है। गणगौर उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो गणगौर उत्सव की बात करें तो मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान दोनों जगहों पे इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना से संबंधित है, ठीक है। तो ये एक प्रमुख महोत्सव है। इसके अलावा नागौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, बेसिकली पशु मेला है ये एक प्रकार का, ठीक है। इसी प्रकार से कुंभलगढ़ का किला आपने देखा, तो कुंभलगढ़ के किले वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ के बारे में आपको पता है, राजस्थान में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, कभी एग्जाम में आएगा तो इजी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मारवाड़ मेवाड़ अलग अलग क्षेत्र हैं, डिवीजन है। तो मारवाड़ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, बेसिकली मरुस्थली जो क्षेत्र है ना, अरावली के पश्चिम वाला वो क्षेत्र है मारवाड़ का। तो मारवाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये डेजर्ट फेस्टिवल लिखा है, इसे हिंदी में कहेंगे मरु महोत्सव, है ना। वो जो पश्चिम भाग है अरावली का, ठीक है, जो डेजर्ट एरिया है वहां पे आयोजन किया जाता है इसका। मरु महोत्सव का है या डेजर्ट फेस्टिवल का है। तो कुछ प्रमुख पर्व या मेले हैं जिनका आयोजन किया जाता है राजस्थान में, ठीक है। इसी प्रकार से प्रदर्शन कला के अंतर्गत कुछ नृत्य कला की बात करें तो सबसे प्रमुख नृत्य है घूमर, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो घूमर नृत्य है, ये बेसिकली राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो अब ओवरऑल तो पूरे राजस्थान में, लेकिन जो ओरिजिन जो हुआ था बेसिकली मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। तो घूमर नृत्य है प्रमुख। इसके बाद बात करें तो कालबेलिया नृत्य है, ठीक है। कालबेलिया एक जाति है, हाँ एक जाति है जो बेसिकली सांप पकड़ने का काम करती है, ठीक है। तो ये जो नृत्य है बेसिकली वो अपने मतलब जो देवता है, सांप को देवता ही मानते हैं वो, तो उनकी आराधना से रिलेटेड है, ठीक है। उनके स्मृति में इस प्रकार का नृत्य किया जाता है, ठीक है। प्लस भवई नृत्य भी है प्रमुख, जो मारवाड़ क्षेत्र में जो ज़्यादा प्रचलित है बेसिकली देखा जाए तो। इसके अलावा कुछ और जो प्रमुख नृत्य है वो है एक कच्ची घोड़ी नृत्य और गैर नृत्य। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी जाएगा। देखो ये जो घूमर है कालबेलिया, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये दो को याद रखना, ठीक है। बाकी लेस इंपॉर्टेंट है, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो बस इतना ही पूछा जाएगा कौन से राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। क्लियर है? भवई नृत्य हो गया, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया, गैर नृत्य हो गया, ठीक है। और ये जो चित्रकला है ना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। किशनगढ़ चित्रकला, देवगढ़ चित्रकला और नाथ द्वारा चित्रकला, ठीक है। ये चित्रकला जो है इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ चित्रकला के अंतर्गत एक पेंटिंग है बनी ठनी, ठीक है। मैंने उसका इमेज तो लगाया नहीं है, आप गूगल सर्च कर सकते हो बनी ठनी पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है। उससे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा एक पेंटिंग है, आप लोगों ने देखी होगी। तो बनी ठनी जो है ना, उसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रकला के अंतर्गत उसका बेसिकली चित्रण किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। और बनी ठनी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, ठीक है। तो बनी ठनी के बारे में आप याद रख सकते हैं। किशनगढ़ चित्रकला के अंतर्गत की गई चित्रकारी है, ठीक है। इमेज आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। क्लियर है? तो किशनगढ़ चित्रकला, देवगढ़ चित्रकला और नाथ द्वारा चित्रकला, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से, ठीक है। और प्रमुख मंदिर की अगर बात करें तो ब्रह्मा जी का मंदिर
कहाँ पे है? पुष्कर में है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का भारत में, ठीक है, क्लियर है। अब आप घर पे अलग मंदिर बना दोगे वो काउंट नहीं होगा, ठीक है, जो प्रमुख है वो काउंट होगा, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। इसके बाद करणी माता का मंदिर है, कौन से जिले में है? बीकानेर में, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा, ठीक है। इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। पता है किसी को? देखे हो? गए हो क्या? अच्छा ठीक। तो चूहों का मंदिर, करणी माता मंदिर, ठीक है। करीब करीब मेरे ख्याल से 20,000 से ज्यादा, 20,000 है कि 2,000 है, मेरे कोई डेटा याद नहीं है। अब वो सब इतना नहीं पता, ब्लैक चूहे मैंने देखे हैं, ठीक है। अब चूहे कई सारे हैं यहाँ पे, 20,000 से ज्यादा चूहे हैं लगभग ठीक है। और चूहों को वहाँ पे बेसिकली दूध सब पिलाया जाता है, खाना दिया जाता है, ठीक है। तो चूहों की संख्या काफी ज्यादा है। तो करणी माता मंदिर चूहों का मंदिर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। बिड़ला मंदिर एक प्रमुख मंदिर है, ठीक है, जयपुर के अंतर्गत। एकलिंग जी का मंदिर भगवान शिव को समर्पित, अभी देखे थे प्रमुख स्थान में, कहाँ पे स्थित है? नहीं, उदयपुर, ठीक है। और इसके बाद दो प्रमुख मस्जिद है यहाँ पे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और अजमेर शरीफ, ठीक है, क्लियर है। अजमेर के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। और अजमेर शरीफ दरगाह बनाने की शुरुआत तो की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, बट कंप्लीट करवाया था कौन? गलत, अजमेर शरीफ। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी कहा जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ये अजमेर शरीफ। सबसे जो प्रमुख दरगाह है राजस्थान में वो है अजमेर शरीफ, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। सेकंड नंबर का है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। फर्स्ट सेकंड मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सोर्सेस में जो लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी के लिए फर्स्ट सेकंड कोई मंदिर और मस्जिद फर्स्ट सेकंड तो हो नहीं सकता। हाँ, सेकंड नंबर में ऐसा मतलब कहा जाता है कि जो बेसिकली, हाँ नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, हाँ राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो जो सोर्सेस में जो लिखा हुआ मिलेगा ना बुक्स वगैरह में, उसमें जो बेसिकली नंबरिंग जो की गई है, तो सबसे प्रमुख जो है तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, अभी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अजमेर शरीफ सेकंड नंबर पे अढ़ाई दिन का झोपड़ा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड मंदिर और मस्जिद को करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। आराधना का स्थल है, किसी के लिए ब्रह्मा जी का मंदिर प्रमुख हो सकता है, किसी के लिए दिलवाड़ा जैन मंदिर प्रमुख हो सकता है, ठीक है। तो अजमेर शरीफ निर्माण शुरू बेसिकली करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, कंप्लीट करवाया गया हुमायूं के द्वारा, ठीक है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बेसिकली मोहम्मद गौरी थे ना, उन्होंने आदेश दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को निर्माण कराने के लिए। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा और अजमेर शरीफ भी आपको याद रखना है, अजमेर में स्थित है, ठीक है। तो कुछ प्रमुख मंदिर स्थापत्य कला हो गया। और इमेज देख लेते हैं। तो ये तो पुष्कर मेला है, पुष्कर मेला बेसिकली ना ऊंट का बेसिकली मेला है, ठीक है, जो बेसिकली व्यापार जो होता है, ठीक है। हाँ नहीं, एक देखे थे गेटवे टू जोधपुर वाले जो रीजन है उसको, हाँ। देखो पुष्कर मेला हम लोगों ने कहाँ देखा, अभी आपको अगर प्रमुख स्थान में आपको दिखाऊं, ठीक है। तो पुष्कर मेला कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? पुष्कर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पुष्कर झील भी है बेसिकली, ठीक है। और ये जो लोकेशन है आपको, ठीक है, जो जयपुर वाला जो क्षेत्र है, अजमेर वाला क्षेत्र, इसके पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है पुष्कर मेला है प्रमुख, ठीक है। पशु मेला है, ठीक है, पशुओं में भी बेसिकली ऊंट से संबंधित है, ठीक है। पुष्कर मेला की बात करें, इसी प्रकार से एक ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है बीकानेर में, जो थोड़ी देर पहले देखे, ठीक है। और प्लस एक नागौर में पशु मेले का आयोजन किया जाता है। नागौर जिला आपने देखा, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था मैप, ये वाला जो दिखाया नहीं था, हाईलाइट नहीं किया था, ये वाला जो क्षेत्र है नागौर, यहाँ पे पशु मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, शायद अपनी लिस्ट में नहीं था स्थल वाली में, ठीक है। तो नागौर के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। और हम जो बात कर रहे थे अभी पुष्कर मेले की, तो ये पुष्कर मेले का एक दृश्य है, ठीक है। ज़्यादा तो दिखेगा नहीं क्योंकि इमेज मुझे सही से मिले नहीं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दिखेगा, ठीक है। हाँ, ठीक सही है, ठीक है। तो ये पुष्कर मेला हो गया। प्लस ये जो मंदिर है, कौन सा मंदिर है? ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। तो
इमेज देखने से ना समझ आता है, ठीक है, लिखने से तो याद कर लेंगे। हाँ, एक नक्की झील के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। बाकी जैन धर्म से संबंधित कई सारे स्थल है, हिंदू धर्म से संबंधित भी स्थल है, हो सकता है, हो सकता है। 5 मिनट, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना। इसके बाद ये जो है ना करणी माता मंदिर है, बेसिकली जो चूहे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो चूहों का मंदिर भी इसे कहा जाता है ना। प्लस ये जो है अजमेर शरीफ दरगाह है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई। अब लास्ट में जो चीज़ें हैं उसको जल्दी से खत्म करते हैं इस राज्य से रिलेटेड। जनसंख्या यहाँ की 6,85,48,237 काम की नहीं है, ठीक है। लिंगानुपात है 928, भारत का कितना है, उससे कम है, ठीक है। साक्षरता है 66.11%, भारत का कितना है, तो कम है, ठीक है। काम का नहीं है, बस कम है, इतना याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं राजकीय प्रतीक की। तो राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी वृक्ष, ठीक है। वृक्ष इमेज नहीं लगाया हूं मैं, ठीक है, आप गूगल पे कर सकते हैं, ठीक है। तो खेजड़ी वृक्ष हो गया। और जो राजकीय पशु की हम लोग बात कर रहे थे तो 2 राजकीय पशु हैं, एक तो हो गया ऊंट और ये है चिंकारा, एक हिरन की प्रजाति है ना, चिंकारा हिरन, ठीक है, ये ऊंट हो गया। पक्षी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यहाँ का राजकीय पक्षी है, ठीक है। हिंदी में इसे कहा जाता है गोडावन, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। काफ़ी भारी भरकम पक्षी है, बेसिकली दिख के यहाँ पे छोटा रहा होगा, ठीक है। ये इसकी जो वजन है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो राजस्थान में जैसे कि वो वाले लाइन नहीं लगते यार, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी वाले, ठीक है, जो बड़े बड़े खंभे हैं। तो ये जो पक्षी है ना, अब ये इतना वजन वाला है, इतना इसका जो साइज है काफ़ी बड़ा है। अब ये उड़ते जब है ना, तो क्या होता है कि जब अचानक से जो लाइन आ जाती है बिजली वाली, ठीक है, तो ये अपना डायरेक्शन जो है चेंज नहीं कर पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते। तो करंट के कारण ना कई सारे पक्षी जो है ना बेसिकली उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण से राजस्थान हाई कोर्ट में भी प्लस सुप्रीम कोर्ट में भी ये वाली पिटीशन में मतलब लगी हुई थी कि जो पाइप मतलब बेसिकली जो तार है बिजली के उनको भूमिगत किया जाए, ठीक है, ताकि अब ये राजकीय पक्षी है, इनकी आबादी जो है वो तेजी से कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इनकी आबादी का जो कम होने का जो मेन कारण है वो वही है जो बिजली के जो तार हैं, ठीक है, उनके कारण से इनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। तो उनको भूमिगत करने पे बेसिकली विचार किया जा रहा है। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि जितनी ज़्यादा मतलब जितना जल्दी हो सके जो कनेक्शंस है ना उनको भूमिगत किया जाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। इस कारण से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो न्यूज़ में आते ही रहता है, ठीक है। गुजरात में भी इनका कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा, बेसिकली संकेंद्रण है वो, लेकिन राजकीय पक्षी है ये राजस्थान का, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी राजस्थान के बारे में, ठीक है। समझ आया पूरा, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, 3 डायमेंशन में डिस्कस किए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। कल की क्लास में देखेंगे कौन से स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, बताओ। कल हरियाणा के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, थैंक यू।